नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वह है आपका आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। पिछले कई सारे कमेंट्स आप लोगों के मिले हैं मुझे, जिसमें कि इस संगठन के बारे में बताने का जो है सो अनुरोध किया गया है। उन सभी मित्रों को जिन्होंने कमेंट्स किया है मेरे वीडियोज़ पे या मुझे लाइक किया है, मुझे सब्सक्राइब किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आईएलओ का जो परिचय है उसके बारे में, उसका जो इतिहास है, कैसे आईएलओ अस्तित्व में आया उसके संबंध में, और आईएलओ का जो उद्देश्य है उसको जानेंगे। साथ ही फिलाडेल्फिया का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ है वो आपको श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए बना हुआ एक संगठन है, और यह आपको संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी के रूप में काम करता है। संयुक्त राष्ट्र की कई सारी एजेंसी हैं, जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है आपको, उसके बाद वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी, और उसमें आपको आईएलओ जो है काफी ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है इसका। और यह एक त्रिपक्षीय संस्था है। त्रिपक्षीय संस्था मतलब ट्राइपार्टाइट रिलेशनशिप यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है। यहाँ नियोजक के प्रतिनिधि होते हैं, नियोक्ता के प्रतिनिधि होते हैं और सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। यह एकमात्र ऐसा संस्था है जहाँ नियोजक, नियोक्ता और सरकार तीनों के प्रतिनिधि जो है एकजुट होते हैं। यह आपको श्रम नीतियों को विकसित करने के लिए तथा महिलाओं और पुरुषों के लिए जो भी उत्कृष्ट कार्य है, डिसेंट वर्क है, उसको बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को जो है क्रियान्वित करने का प्रयास करता है। अभी वर्तमान में 187 देश जो है इसके सदस्य हैं, और यह सभी 187 देशों के सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। यह संगठन जो है विभिन्न श्रम मानकों को, जो भी लेबर लॉज होते हैं उसके लिए जो भी स्टैंडर्ड तय किए जाने हैं, उन स्टैंडर्ड्स को तय करता है, श्रम मानकों को तय करता है। काम की जगह पर जो श्रमिकों को अधिकार मिलने चाहिए उनको प्रोत्साहित करता है, रोजगार के उत्कृष्ट अवसरों के लिए प्रोत्साहित करता है, काम से जुड़े हुए जो भी संवाद हैं, डायलॉग्स हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग है या फिर राइट टू एसोसिएशन है, इन सारी चीजों की पुष्टि करता है, सामाजिक संरक्षण को बढ़ावा देता है तथा सोशल सिक्योरिटी के लिए भी काम करता है। आईएलओ हमेशा से मानता है कि सामाजिक न्याय ही जो है विश्व शांति को बढ़ावा देगा, और सामाजिक न्याय तभी स्थापित होगी जब हम उत्कृष्ट कार्य को बढ़ावा देंगे, यानी डिसेंट वर्क को। एजेंडा डिसेंट वर्क क्या है, इसके बारे में मैंने पूर्व में अपने एक वीडियो में आपको बताया था, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो डिसेंट वर्क का मतलब हुआ कि जो भी आपको सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, जो भी आर्थिक समृद्धि करनी है, उसके लिए आप गरिमापूर्ण परिस्थितियों में कार्य लें, ताकि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो, उनके स्वास्थ्य और उनके कल्याण की जो है सुविधा उन्हें प्रॉपर रूप से मिले, साथ ही महिलाओं और पुरुषों को जो है समान अवसर प्राप्त हो। यह संगठन तो 1919 में जो है अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका जो जड़ है वो उससे भी पुराना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो नए नए कल कारखाने स्थापित होना शुरू हो गए। अब जब कल कारखाने आए तो फिर एक नियोजक का वर्ग उदित हुआ, जो कि उन कल कारखानों में श्रमिकों से काम करवाता था, और दूसरा वर्ग जो आया वो श्रमिकों का वर्ग आया, जो उन कल कारखानों में कार्य करता था। निश्चित रूप से नियोजक जो है शक्तिशाली थे, प्रभुत्व संपन्न थे, जबकि श्रमिक जो है वो शक्तिहीन थे, और उन कारखानों में वो कार्य करते थे जिनके शर्तें और दशाएं जो है नियोजक तय किया करते थे। और ये शर्तें और दशाएं जो होती थी वो आपको ऐसी होती थी जो श्रमिकों के लिए सही नहीं होती थी, उनके लिए प्रतिकूल होती थी, और इससे नियोजक अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए जो है अपने हिसाब से उनको बनाया करते थे। ऐसी स्थिति में श्रमिकों में धीरे धीरे असंतोष पैदा होना स्वाभाविक सी बात है। पूरे दुनिया के जो कामगार थे वो इन कारखानाओं में या उद्योगों में कार्य करते करते असंतोष का शिकार होते होते एक ऐसी स्थिति आई जब श्रमिक और नियोजक इन दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने लगी, और ऐसी स्थिति में सरकारों ने नियंत्रण करना शुरू किया, सरकारों ने दखल देना शुरू किया ताकि यह स्थिति कम हो। और सरकार के इस नियंत्रण और दखल के बाद जो है यह त्रिपक्षीय संबंध जो है बनना शुरू हो गया, नियोजक, नियोक्ता और सरकार का। इसके बाद जो है इसी प्रकार की संस्थाएं जो है, इस प्रकार के जो संगठन थे वो आगे आने लगे, जो इन श्रमिकों के हितों के लिए, अधिकार के लिए आवाज उठाने लगे। और इन्हीं आवाजों में जो सबसे मजबूत आवाज उठाई है वह है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, जिसकी स्थापना जो है राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ हुई थी 1919 में ही। बाद में हालांकि जब राष्ट्र संघ विघटित हो गया था तो उसके बाद यूनाइटेड नेशंस आने के बाद यह यूनाइटेड नेशन का अंग बन गया। सबसे पहले आपको 1889 में जर्मनी के जो सम्राट थे तत्कालीन, उन्होंने बर्लिन में एक श्रम सम्मेलन का आयोजन किया, और 1900 में जो है पेरिस में श्रम विधानों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, और इसी संघ के बैनर तले 1905 में और 1906 में जो है श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया, और श्रम संबंधी कुछ नियम
प्राथमिक स्तर पर बनाए गए। ये जो नियम थे वो आपको स्त्रियों के रात में काम करने और दिया सलाई उद्योग में जो श्वेत फास्फोरस का प्रयोग होता था उसके चलते जो श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था उसके प्रयोग के विरोध में बनाए गए थे। हालांकि इसके बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और इनके द्वारा जो बनाए गए नियम थे वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है श्रमिकों की समस्याएं और भी विकराल होती गई, बड़े बड़े हड़ताल होने लगे। 1917 में जो है आपको बोल्शेविक क्रांति जो हुई उसमें भी श्रमिकों की जो समस्याएं थी वो काफी हद तक जो है निखर कर बाहर आई और इन सबको नियंत्रित करने की जो है आवश्यकता पूरे विश्व समुदाय को महसूस हुई। और उसके बाद जो है सो एक जांच कमीशन बैठाया गया जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना की, जो है सिफारिश भी की और उसके बाद ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ और विश्व श्रम चार्टर का जो है निर्माण हो पाया। कमीशन ने जो सुझाव दिए उसके अनुसार जो है पूंजीवादी जगत में श्रम के लिए जो लगातार संघर्ष हो रहा था उसको ध्यान में रख करके शीघ्र कार्य प्रारंभ कर दिया गया और अक्टूबर 1919 में जो है वाशिंगटन डीसी में इसका प्रथम श्रम सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर के प्रमुख जो थे सैमुअल गोम्पर्स, उनकी अध्यक्षता में श्रम आयोग द्वारा 1919 की शुरुआत में आईएलओ के संविधान का जो है एक मसौदा तैयार किया और इस मसौदे को तैयार करने में 9 देश जो है उस समय भाग लिए थे, जिसमें कि बेल्जियम, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, इटली, जापान, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए था। आईएलओ जब 1919 में अस्तित्व में आया तो उसने अपनी स्थापना के महज 2 वर्ष के भीतर ही 9 अभिसमय और 10 सिफारिशों को अपना लिया था, जिसमें मुख्य रूप से था कार्य का घंटा, बेरोजगारी, मातृत्व सुरक्षा, स्त्रियों एवं किशोरों के लिए रात्रि कार्य, कार्य के लिए न्यूनतम उम्र, इन सारे तथ्यों को उसने अपने सिफारिश और अभिसमय के जरिए जो है पूरे विश्व समुदाय को अपनाने के लिए प्रेरित किया। भारत जो है वो इस संगठन का जो है संस्थापक सदस्य है और स्टार्टिंग से ही वह इसमें रहा है। हालांकि उस समय जो है आपको ब्रिटिश साम्राज्य था तो ब्रिटिश शासन के द्वारा ही जो है भारत इसका सदस्य बना था और 1922 से ही जो भारत है कार्यकारिणी में जो है उसका स्थान लिए रहा है। द्वितीय महायुद्ध के परवर्ती काल में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट संस्था बन गया और तब से यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इसका जो मुख्यालय है वो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में यूएन के 193 देशों में से 186 देश और कुक आइलैंड सहित कुल 187 देश जो है इसके सदस्य हैं। मई 2012 में गे राइडर को आईएलओ के 10वें महानिदेशक के रूप में चुना गया था और उनका नवंबर 2016 में कार्यकाल पूरा हो चुका था। पुनः उनको दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है वो आपको गे राइडर है। अगर बात की जाए इस संगठन के उद्देश्य की तो स्थापना के समय जो इसका मुख्य उद्देश्य था यह था कि संसार के समस्त देश के श्रमिकों के प्रति होने वाले अन्याय और समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उसके बाद जो नियोजक थे उन्होंने श्रमिकों का शोषण शुरू कर दिया क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। ऐसे में पूरे विश्व में जो श्रमिकों के प्रति अन्याय हो रही थी उन समस्याओं का समाधान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। श्रमिकों के कार्य की दशाओं को तथा उसकी जो सामाजिक सुरक्षा है उन दोनों में ही सुधार करना, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और एकात्मता जो है स्थापित हो सके। क्योंकि आईएलओ का हमेशा से मानना रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति तभी स्थापित होगी जब हम सभी श्रमिकों को उनके हित और उनके अधिकारों को जो है सही समय पर सही तरीके से पहुंचा सकेंगे। साथ ही पूरे विश्व के श्रमिक यदि एक समान स्थितियों में कार्य करेंगे तभी अंतर्राष्ट्रीय एकात्मता भी स्थापित हो पाएगी। आईएलओ ने अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें स्पष्ट किया है कि सार्वभौमिक और अस्थायी शांति पूरे विश्व में, अगर आप परमानेंट शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, तो वो तभी स्थापित होगी जब वह सामाजिक न्याय पर आधारित होगी। और सामाजिक न्याय वैसा होगा जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो, कोई ऊंच नीच नहीं हो, विभिन्न प्रकार के जो समाज में डिफरेंशिएशंस हैं वो डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए। श्रमिकों के साथ होने वाले अन्याय, कठिनाई तथा सुविधाओं के अभाव की स्थिति में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। साथ ही आईएलओ का यह भी मानना है कि श्रम की मानवीय परिस्थितियों को अपनाने में यदि कोई राष्ट्र असफल होता है तो वह वैसे देश के रास्ते में भी बाधक बनता है जो कि अपनी स्थितियों को सुधार करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए आईएलओ ने स्पष्ट किया है अपने प्रस्तावना में कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र का जो है कर्तव्य है। अगर संगठन के विशेष उद्देश्य की बात करें तो बंधुआश्रम एवं बलाश्रम का उन्मूलन, और जैसा कि आप जानते हैं कि बॉन्डेड लेबर एक्ट इसके लिए अपने इंडिया में है। कार्य के घंटों का विनियमन, यह तो हर एक एक्ट में आपने देखा होगा वर्किंग कंडीशन को रेगुलेट करते हैं। अधिकतम 8 घंटे कार्य के होते हैं और विश्राम अंतराल सहित 9 घंटे होते हैं। उसके बाद ओवर टाइम के लिए भी फिक्स किया गया है, एक दिन में अधिकतम कितना हो सकता है, सप्ताह में कितना हो सकता है और 3 महीने में कितना हो सकता है। उसी के अतिरिक्त बालकों, किशोर और स्त्रियों की सुरक्षा जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट वगैरह। उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड मातृत्व की सुरक्षा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आता है। नियोजन जनित रोग और क्षतियों में श्रमिकों के संरक्षण के लिए जैसे आप जानते हो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, चाहे आपका ईएसआई एक्ट वगैरह है। पर्याप्त निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था करना है। हालांकि यहाँ निर्वाह मजदूरी की बात है, मिनिमम वेज एक्ट वगैरह कुछ हद तक इसी स्थिति में आपको ले जाता है। अशक्तता और बुढ़ापा में सामाजिक सुरक्षा के लिए ईएसआई एक्ट वगैरह आपके लिए प्रभावी होता है। इसके अलावा सरकार द्वारा समय समय पर पेंशन स्कीम वगैरह चालू किए गए हैं।
उसके अलावा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिकों को सुनिश्चित करना, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट आप जानते ही हैं, अंतर्देशीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट वगैरह है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता के सिद्धांत को मान्यता देना जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट वगैरह है, और जानते हैं कि ये सब काफी पुराना एक्ट है, 1926 में ही यह एक्ट बना था। तो ये जो श्रम संगठन के उद्देश्य हैं उसी के अनुकूल जो है अपने देश में डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स भी बने हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद जो है श्रम संगठन की गतिविधियों में थोड़ी बहुत कमी आई, लेकिन युद्ध की समाप्ति के पश्चात फिलाडेल्फिया में हुआ जो संगठन का सम्मेलन था उसने उसके उद्देश्यों को फिर से परिभाषित किया और फिलाडेल्फिया अधिकार पत्र के रूप में उसको जारी किया गया। और यह जो घोषणा पत्र था वो आपको 5 भागों में था। इसके जो मूलभूत सिद्धांत थे उसमें पहला बात था कि श्रमिक जो है कोई वस्तु नहीं है जिससे कि आप उसका व्यापार कर सकें या उसको जैसा मन तैसा यूज कर सकें। वह एक मनुष्य है और उसके साथ मानवीय जो व्यवहार होनी चाहिए, उसके साथ जो मानवीय दशाएं होनी चाहिए, वो उसके कार्य के साथ संलग्न होनी चाहिए। दूसरी बात है सतत प्रगति के लिए अभिव्यक्ति की आजादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता काफी ही महत्वपूर्ण है, और जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 19 भी आपको यह अधिकार देता है। इसके अलावा आईएलओ ने पूर्व से ही कह रखा था, तो इसके लिए आप जो है संगठन बनाने के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट वगैरह लाते हैं। गरीबी संपूर्ण प्रगति के दृष्टिकोण से खतरनाक है। ऐसे में चूंकि कंसंट्रेशन नहीं हो जाए आपके इकोनॉमी का, चूंकि नियोजक जो है चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और श्रमिकों को काफी कम हिस्सा देंगे, तो इससे रोकने के लिए जैसे बोनस एक्ट है आपका, प्लस पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ये सारे एक्ट्स का उद्देश्य यही है कि उनके पास भी धन पहुंचे। ऐसा ना हो कि नियोजक सारा का सारा अपने पास रख लें। गरीबी जो है किसी भी राष्ट्र के और या संपूर्ण विश्व की प्रगति के लिए सबसे बाधक है, सबसे खतरनाक है। उसके अलावा प्रत्येक राष्ट्र को निर्धनता के विरुद्ध युद्ध को अपने अथक शक्ति से अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ जो है चलाना चाहिए, ताकि कोई भी श्रमिक जो है भूखा ना रहे। मिनिमम वेज वगैरह को इंप्लीमेंट करना, यह सब भी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। अब जब आप सारे एक्ट्स को मिला के देखेंगे तो सारे जो है कहीं ना कहीं श्रमिकों के ही संरक्षण में और उसके गरीबी के उत्थान में लगे हुए हैं। इस अधिकार पत्र ने सामाजिक न्याय पर आधारित अस्थायी विश्व शांति के लिए कुछ बातों पर जोर दिया है, जैसे कि सभी मनुष्यों को जाति, वंश या लिंग के भेदभाव के बिना स्वतंत्रता और गरिमा के साथ अपनी अवसर की जो समानता है और आर्थिक सुरक्षा को प्राप्त करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक विकास में लगे रहने का अधिकार है। कई सारी बातें आपको इसमें संविधान में जुड़ी हुई भी मिलती हैं। ऐसे अधिकारों को संभव बनाने के लिए आवश्यक दशाओं का निर्माण जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ताकि ऐसे नीतियां बनाई जाए, ऐसे एक्ट बनाए जाए, ऐसे रूल्स बनाए जाए, ताकि ये जो हमारे जाति, वंश, लिंग या इस तरह का जो भेदभाव है वह कम हो, साथ ही जो आर्थिक असमानता है वह कम हो, और हर मनुष्य का जो है भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों तरीके का विकास हो सके। सभी आर्थिक एवं वित्तीय कार्यक्रमों को इस तरह से हमको अपनाना है, इस तरह से अडॉप्ट करना है कि हम इस प्रकार के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको कम कर सके। इसके अलावा विश्व के सभी देश ऐसे कार्यक्रम बनाए जिससे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है उनकी पूर्ति हो सके, जैसे पूर्ण रोजगार की उपलब्धि हो सके, श्रमिकों का जीवन स्तर जो है उच्च हो सके, कामगारों को कौशल प्रशिक्षण मिले तथा उनके पास जो भी स्किल है, जो भी कौशल है उसका अधिकतम उपयोग हो सके, जो कार्य के घंटे हैं, मजदूरी है, कार्य की जो भौतिक दशाएं हैं वह सब हमेशा प्रगतिशील रहे, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी की जो है व्यवस्था हो सके, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार जो है वो भी प्रभावी रूप से श्रमिकों को मिले ताकि वे अपने अधिकारों के लिए नियोजक के साथ बैठ करके समझौता कर सके, सामाजिक सुरक्षा का जो उपाय है वो प्रभावी बने। इसके अलावा बाल कल्याण और जो प्रसूति है उनका संरक्षण, स्त्रियों का जो है संरक्षण हो सके, शैक्षणिक अवसर में समानता मिले। इस तरह के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही जो है सरकारें नियम और कार्यक्रम बनाएं। तो आज के इस टॉपिक में आपने आईएलओ का जो परिचय है, इतिहास है और साथ ही उसका जो मुख्य उद्देश्य है या वह किन बातों को करना चाहता है या किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है इसको समझ लिया होगा। अगले टॉपिक में हम लोग आईएलओ की संरचना के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।